अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ सीद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेपल एजुकेशन। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियोस आप तक पहुँचें। आज का हमारा टॉपिक दी टेम्पेस्ट जो विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है, इसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इसकी समरी हमने पहले से एक वीडियो बना दी हुई है, आप उसको भी देख लें। इसका लिंक अभी आपके सामने हम दे देंगे यहाँ पर ऊपर। In the Tempest, two different types of magics are explored, one being the art of evil through the use of black magic, and the other being the study of metaphysics and the unknown through the use of white magic. ये जो टेम्पेस्ट ड्रामा है, इसमें दो तरह के मैजिक हमें देखने को मिलते हैं। एक ब्लैक मैजिक है जो साइकोरेक्स को चुड़ैल कर दी होती है, और दूसरा मेटाफिजिक्स और अननाउन जो है उसकी मैजिक जो प्रॉस्पेरो है किताब जो उसने देख पढ़ी थी, उससे किताब से सीख के वो अपना ब्लैक मैजिक सीखता है। उसके बारे में हमें इस नावल में इस ड्रामा में पता चलता है। द ब्लैक एस्पेक्ट ऑफ द मैजिक इज रिवील्ड थ्रू मेयर allusion to the characters. The white witch The white aspect of the magic is revealed through the well-developed character of Prospero, the rightful Duke of Milan. The good aspect of magic is developed to a much greater extent than the evil aspect of the magic. जो ब्लैक मैजिक होता है वही बात है, हमें साइकोरेजिस्टल एयर होती है उसकी मदद से हमें नजर आता है, दिखाए जाते हैं। जबकि जो वाइट मैजिक है वो प्रॉस्पेरो जो मिलान का बादशाह होता है उसके थ्रू पता चलता है। गुड एक्सपेक्ट ऑफ मैजिक जो है वो बहुत ही ग्रेटर एक्सपेक्ट तक हमें एक्सप्लेन होता है और उस नजर आता है हमें आखिर तक। उसी की वजह से पूरा ड्रामा जो है उसी पर बेस कर Prospero spreads the charm of the magic upon all his enemies and bring them under his control, but he does not want to hurt them by means of his magic. He just uses his great intelligence to win himself greater power. The attribute of magic used by Prospero are his robe, his wand, and his books, which Gonzalo cleverly hides on Prospero's tiny ship. Prospero जो होता है वो अपने मैजिक को अपने दुश्मनों को जहर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, या उनको सिर्फ कंट्रोल करने के लिए नहीं करता, या उनको नुकसान देने के लिए नहीं करता, बल्कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उनको अपनी इंटेलिजेंस अपनी सलाहियत की मदद से उस गुनाह की जो है एहसास दिलाता है। उन सारे गुनाहों को जो उन्होंने किए होते हैं प्रैक्टर अपने जो है चुबा सा होता है उसकी मदद से, और अपनी एक वैंड एक छड़ी होती है उसकी, और उस किताब के जरिए से जादू करता है जो गंजालो ने उसकी टाइनी शेप में छुपाई थी, वो वहां से मिलान से निकाला। Prospero uses his robe to signify that his appearance is at threat moment that of a magician. Prospero's mind is actually mentioned very little, a reference being in Act 1, Scene 3, when Prospero disarms the definite फर्डिनेंड। प्रॉस्पेरो जो है अपनी अपीयरेंस को लोगों के सामने एक मैजिशियन के तौर पर पेश करने के लिए वो कपड़े पहनता है, जबकि वैंड जो है उसको बिल्कुल बहुत कम इस्तेमाल करता है, और वो फर्डिनेंड को डिसआर्म करने के लिए उस अपने वैंड को इस्तेमाल करता है, यानी जादुई छड़ी को। The books are without question Prospero's chief source of power. Prospero robe represents his influence over the common material. His wand is an instrument of power, and his books are apparently the source of his knowledge. The supernatural elements, Ariel, the former servant of Sycorax in particular, are an extension of Prospero's plot to regain order to his life and lives of his old and new associates. प्रोस्पेरो की जो किताबें होती हैं उसकी सुप्रीम सोर्स होती है नॉलेज का, और उसकी जो रॉब होता है वो लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, उनको असर अंदाज करता है उसकी पावर दिखाने के लिए, और उसकी जो वैंड होती है वो मैजिक को यूज करने के लिए इस्तेमाल करता है। किताबें जो है ना वो सबसे मेन सोर्स है इसकी ताकत की या फिर इसकी मैजिक की। इसके अलावा जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं जैसे एरियल हो गया और दूसरे कैलिबान, ये भी इसकी मदद करते हैं उसके प्लान को फुलफिल करने के लिए। The supernatural spirits summoned by Ariel can be classified as those of fire, air, water, and earth. Fire is evoked in lightning, and forms taken by Ariel as flame on the most of the ship, and the spirits of air, which include Ariel, are of the highest type. The music noises, thunder sound, and sweet airs which floats in the islands also pertain to the air. जो सुपर नेशनल स्पिरिट्स हैं जो एरियल समन करती है, बुलाती है, उनमें हवा, पानी, आग और जमीन, ये सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। फायर जो होती है वो लाइटनिंग के तौर पर, बिजली चमकने के तौर पर इस्तेमाल होती है जब शिप
डूबने के लिए तैयार होता है और हवा की मदद से वो इधर-उधर बिखर जाते हैं। इसके अलावा पानी भी इसमें शामिल है और जो दूसरी आवाज़ें हैं, जो साउंड्स हैं और जो जज़ीरे पे पूरी फैली हुई आवाज़ें हैं म्यूज़िकल, वो सारे के सारे सुपरनैचुरल सोर्सेज़ हैं एक प्रॉस्पेरो के लिए जो काम करते हैं। Water spirits and elves of brooks and streams are called upon to bestow upon the eyes of young couples some vanity of Prospero's arts. The spirits of the earth are goblins, the dogs and hounds used to plague and punish Caliban, Trincola and Stefano. जो सुपरनेचुरल सोर्सेज हैं उनमें जो वाटर की स्पिरिट्स हैं, जो रू हैं, वो जो यंग कपल होता है फर्डिनेंड और मिरांडा का, उन दोनों के प्यार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो अर्थ की स्पिरिट होती है वो कैलिबान, ट्रंकोला और जो स्टेफनो है उनको मारकर भगाने और उनको सबक सिखाने के लिए वो सुपरनेचुरल सोर्स जो अर्थ की स्पिरिट होती है यानी रू होती है वो इस्तेमाल होती है, जो कुत्ते और हाउंड्स यानी भेड़ियों की शक्ल में उसके ऊपर हमला करते हैं। Allegory is an extended narrative. More is meant than meet the eye or the ear. It is the type of story which carries a second meaning along with its service meaning. Generally, the characters in allegory do not have individual traits but are embodiments of abstract ideas. Shakespeare, The Tempest may be treated as an allegory because it may be interpreted at various levels. जो शेक्सपियर का नावल है टेम्पेस्ट, उसको हम एलिगेरी की थीम के हवाले से भी देख सकते हैं। एलिगेरी का मतलब ये होता है कि जो हमें दिखाई दिया जाता है वो उसका मतलब कोई गहरा होता है, यानी उसके डबल मीनिंग होते हैं। देखने में कुछ बात होती है और नजर आने में कुछ आती है, यानी इस्तेआरे इस्तेमाल किए जाते हैं। जो करेक्टर होते हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होते बल्कि वो कुछ ना कुछ अपने अंदर सिफार रखते हैं और ट्रेड्स को जाहिर करते हैं। तो ये जो शेक्सपियर का नावल टेम्पेस्ट है ये भी एलिगेरी की एक फॉर्म है। द प्ले अपीयर टू बी द स्टोरी ऑफ बैटल बिटवीन द फोर्सेज ऑफ गुड and evil, in which good ultimately triumphs with the help of supernatural powers. Even the characters of play carry symbolic meaning in one way or the other. Hence, an allegory like the storm in King Lear, the tempest often display is full of symbolic meaning. ये जो प्ले हमें ये जंग दिखाई जाती है अच्छाई और बुराई के बारे में, यानी आँख और बातिल की जंग होती है जिसमें आँख जो है आखिर में जीत जाता है विद दीज यूजेस ऑफ सुपरनेचुरल जो पावर्स होती हैं उनकी मदद से। यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं वो भी सिंबॉलिक मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि स्टॉर्म है वो खुद जो है एक सिंबॉलिक मीनिंग रखता है, जो प्रॉस्पेरो जो किंग होता है उसकी अपनी अंदर की कैफियत को जाहिर कर रहा होता है। When Prospero uses magic to wipe out a storm that shipwrecks the king of Naples on the island, the tempest seemed like a very physical manifestation of the Prospero's anger and his suffering, which has been eating at him for the past 12 years. Although the tempest is definitely power enough to cause a shipwreck, no real harm is actually done. Prospero wants to teach Alonso and Antonio a lesson, but the fact is that he does not kill anybody or cause permanent damage to the ship or its inhabitants. प्रॉस्पेरो अपने जादू का इस्तेमाल करके जो किंग ऑफ नेपल की जो कश्ती होती है उसको तो तोड़ फोड़ कर देता है। जो टेम्पेस्ट जो तूफान होता है वो भी प्रॉस्पेरो की फिजिकल जो उसकी हालत होती है दिमागी उसी के मुताबिक होता है, क्योंकि वो भी जो है चीज़ों को तोड़ फोड़ तो देता है और लेकिन एक्चुअली में किसी को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अब असल में जो प्रॉस्पेरो होता है वो अलोंसो और एंटोनियो को सिर्फ सबक सिखाना चाह रहा होता है। Unlike the weird sisters in Macbeth, Prospero is not an evil guy. He is bitter, controlling, and wants some payback for losing his dukedom. But ultimately, Prospero forgives the man who once betrayed him. Thus, the Tempest is an embodiment of Prospero's anger and his fury. Water is central to this plan, particularly the act of being immersed in water, namely drowning, of course. The first scene when the ship splits is a very good time to worry about drowning, but the imaginary goes beyond to represent loss and recovery. मैकबेथ जो ड्रामा होता है उसमें जो वीर सिस्टर होती हैं प्रॉस्पेरो उनसे बरखलाफ एक बुरा इंसान नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ अपना जो है ना पे बैग चाहता होता है, ये उनसे बदला लेना चाहता होता है, उनको एहसास दिलाना चाह रहा होता है कि जिन लोगों ने उसको कभी धोखा दिया था। टेम्पेस्ट भी बिल्कुल उसी तरह की एक चीज़ है जो पहले तो एकदम से तूफान उठता है लेकिन वो वक्ती तूफान होता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और उनको झंझोड़ के वापस एक जगह पर पहुंचा देता है। इसके अलावा जो पानी है प्ले में वो भी बहुत ही अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि जो पानी होता है उसमें ज़रूर चीज़ें तो डूब जाती हैं, जैसे कि पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किश्ती टूट जाती है और वो पानी में डूब जाती है और सब लोग डूबने के खौफ में होते हैं। When the first exiled with Miranda, Prospero suggests that he could have drowned the sea with his own tears. When he cried over his lost dukedom, his past, Ferdinand, upon hearing Ariel's song, no, it refers to his father's certain drowning. Ariel's song lead Ferdinand to believe that his father is drowned and is lost to him forever. Later, when Alonso gives up hope that Ferdinand could have survived the shipwreck, he says, he is drowned, whom thus we stray to find, and the sea mocks our frustrated search and land. जैसे प्रॉस्पेरो शुरू में और मिरांडा शुरू में जो है समुद्र से डूबने से बच जाते हैं, वो उस वक्त भी सोच रहे होते हैं कि वो कैसे बच गए अपनी सल्तनत को खो देने के बाद,
इसी तरह फर्डिनेंड जो है वो भी अपने बाप के डूबने के बारे में सोचता है जब एरियल का गाना सुनता है, और अलोंसो भी जो है वो भी सोच रहा होता है कि उसका बेटा जो है वो समंदर में डूब गया है, जबकि हम उसको जमीन पे ढूंढ रहे हैं। और इस पे समंदर भी है या पानी जो है समुद्र पे वो कितनी तंजिया सी असर हो। The idea here is that when someone is lost to the sea, his body even cannot be recovered. Drowning demands that the dead must be let go without the closure of burial ceremony. Usually, once a thing is given to ocean, it can never be taken back. Here, Shakespeare perhaps wants to suggest that one should drown the bitter memories of the past if one wants to have a fresh start in life, because the Tempest is not just a story about loss. As we know, Ferdinand and his father do not actually drown, and when they discover each other at that play's end, and we are reminded that new beginnings are possible. Same goes for Prospero and Miranda. This play suggests that despite their sufferings, they will gain something even greater. यहाँ पर हमें शेक्सपियर शायद ये आइडिया देना चाहता है कि जैसे कोई चीज़ समुद्र में डूब जाती है तो फिर उसके वापस मिलने के चांस बहुत कम होते हैं, और हमें उसका बेरियल सेरेमनी जो जनाजा वगैरह वो भी नहीं कर सकते। ऐसे ही हमें चाहिए कि जो हमारी ज़िंदगी के बेटर जो ख्यालात होते हैं, मेमोरीज होती हैं, उनको भी हम लेट गो कर दें और एक नई शुरुआत शुरू करें और उसके बारे में सोचें। By the middle of Act 5, Scene 1, Prospero has worked his magic to win back his dukedom, and he has also orchestrated the marriage of Miranda and Ferdinand, who everyone thinks is dead. Thanks to Prospero, still Prospero has got one more trick up his sleeve. In the middle of the scene, Prospero gathers everyone and dramatically draws back a curtain to reveal his virginal daughter and Ferdinand playing a game of chess. From the conversation of going between Miranda and Ferdinand, it seems like chess is being used here as a metaphor for romantic pursuits or the kind of teasing little games played by people who are in love. However, it carries another interpretation. However, it carries another interpretation too. The goal of the chess game is to capture your opponent's king by strategically placing him in a position from where he cannot move. प्ले के 5वें एक्ट में प्रॉस्पेरो हमें एक और मेजर ट्रिक दिखाता है, जब यो मिरांडा को वो शो करता है कि वो और फर्डिनेंड चेस की गेम खेल रहे होते हैं। यहाँ पे जो चेस की गेम है वो हमें इस तरीके से भी समझाई जा सकती है कि ये दो जो है जवान लोगों के दरमियान में प्यार की बातों की वजह से दिखाई जा रही है, लेकिन इसका एक और मतलब भी हो सकता है, क्योंकि चेस की गेम में जो किंग होता है उसको कैप्चर करने की चालें चली जाती हैं और उसको एक ऐसी जगह पर ला के खड़ा कर दिया जाता है जहाँ से वो हरकत नहीं कर सकता। This is exactly what has been going on between Prospero and Alonso ever since the King of Naples allowed Antonio to steal Prospero's dukedom. In the end, Prospero has ultimately won his little game by backing Alonso into a corner from which the king cannot move. The play and the most of the character in it appears to be much obsessed with Miranda's virginity. Prospero is always taking care of about it, and when Ferdinand sees Miranda for the first time, he says he hopes she is unmarried and still carrying weak heart. इसी चीज़ की लड़ाई प्रॉस्पेरो और अलोंसो के दरमियान में चल रही होती है, और किंग ऑफ नेपल्स जो है एंटोनियो की मदद करता है कि वो प्रॉस्पेरो को सल्तनत में जीतने में मदद करे, और प्रॉस्पेरो अपनी इस चाल को चलने में कामयाब हो जाता है जब वो मिरांडा को यानी वो वर्जिनिटी जो होती है अपनी बरकरार रखती है। और इस तरीके से फर्डिनेंड की भी यही ख्वाहिश होती है कि वो जब से उसको देखता है वो सोचता है कि अनमेरिड हो, फिर शादीशुदा हो। और इन अ क्लोज एनालिसिस ऑफ दिस डिस्कशन अलाउड to the customs of Shakespeare's days, it was really important for unmarried women to be chaste in Shakespearean days. If they had sex before marriage, they were considered damaged goods who could not be depended on to produce legitimate offspring. However, at times it also seems that Miranda's virginity is a symbol of her purity, innocence, and goddess. इस सारी बहस से हमें पता चलता है कि शेक्सपियर के जो टाइम है उस ज़माने में अनमेरिड जो कुंवारी लड़कियां होती थी उनकी शादी से पहले कुंवारपन को बरकरार रखने की बड़ी अहमियत होती थी, और कंसिडर किया जाता था कि ये बहुत अच्छी और इनोसेंट और मासूम औरतें हैं। इससे मिरांडा की जो हमें गुडनेस भी नजर आती है कि वो साइकोरेक्स की तरह नहीं है कि किसी से के साथ भी हुकअप कर ले, जैसे उसने डेविल के साथ किया और कैलिफान को जन्म दिया। It also seems like Miranda's status as a virgin helps to somehow redeem the island naturalness. Remember that the last woman on the island was Sycorax. She was unnatural by virtue of being a witch, but also became because when she came to the island, she was already carrying the devil's child. A parallel to be place of redemption for all the characters in the play. Miranda's virginity is symbol of promise of new and pure beginning. Towards the end of the play, Prospero delivers one of the most fascinating and moving speeches in all of the Shakespeare's
Prospero said that now that he has retired from life of performing magic, he needs to audience help him if they want to leave the island. जो मिरांडा का कुंवरपन है वो इस कहानी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इस आइलैंड पे आखिरी औरत आती है वो साइकोरेक्स होती है, और उसके अंदर जो बच्चा होता है वो डेविल का होता है, यानी शैतान का होता है। और मिरांडा की जो वर्जिनिटी होती है वो सिंबल होता है रिडेम्पशन का, कि इस आइलैंड पे जो भी इंसान आता है वो एक नया जन्म लेकर यहाँ से जाता है, और यानी एक नई शुरुआत करता है जिंदगी की। पहले अगर वो बुरा भी था, इवल था उसके अंदर, तो यहाँ आने के बाद उसके अंदर से वो इवल खत्म हो जाता है। और प्ले के आखिर में जो प्रॉस्पेरो अपनी एक स्पीच डिलीवर करता है ऑडियंस की तरफ मुड़ के, कि वो लोगों से कह रहा होता है कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो आप लोगों के तालियों की गूंज सुनाई देनी चाहिए। यानी वो लोगों से, ऑडियंस से ये अपील कर रहा होता है अपने लिए अप्रूवल के लिए, कि वहाँ जब वो यहाँ पर आया था उसके अंदर इवलनेस थी, उसके अंदर जादू मैजिक की यूज कर रहा था, और जाते हुए वो मैजिक को बिल्कुल छोड़ के यहाँ से चला जाए। Critics believe that this final speech is Shakespeare's way of saying goodbye to the theatre. After paying successful innings plays, Shakespeare now wanted to say goodbye to his audience. The Tempest was probably the last play written by Shakespeare, completed around 1611, after which Shakespeare left London and retired to Stratford. If we read Prospero, the skillful magic as an artist like Shakespeare, the skillful playwright, then we can say where the following lines might sound like a touching goodbye. Now my charms are all overthrown, what strength I have not mine own. ये शेक्सपियर का आखिरी ड्रामा है, और ये इस ड्रामे के जरिए से जो प्रॉस्पेरो की आखिरी स्पीच है, शेक्सपियर ने ऑडियंस को गुड बाय बोला और ये कहा कि अब वो थिएटर से गुड बाय ले रहा है। इसके बाद जो शेक्सपियर है वो लंदन से स्ट्रेटफोर्ड चला गया था और उसने राइटिंग को गुड बाय बोल दिया था। यहाँ पर इस वीडियो का अख्ताम होता है। हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो सुपर नेचुरल मशीनरी जो शेक्सपियर यूज करता है, और एलेगरी की जो थीम है वो यूज की है शेक्सपियर ने इस नावल में, उसको हम डिस्कस किए। होपफुली कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें कोई चीज़ आपको कम लगी है तो प्लीज़ कमेंट में उसको बताएं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको बेहतर करके मज़ीद अच्छे तरीके से आपके सामने पेश करें। प्लीज़ हेल्प मी ग्रो दिस चैनल, subscribe and share with your friends also.